लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। बोर्ड की लाइट बंद रखने को बोला है, बोर्ड की बंद। जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था, अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर अज्यूम करते हुए इसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन तुमको निकालना था। अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया एसआई और सीजीएस दोनों में निकालना था। क्या सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू निकाली थी तुमने? 1। तो जब एसआई में मुझे पता करना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा C = R/K। रेडियस को मैंने मीटर में बदला, 6.4 × 10⁶ मीटर। k की वैल्यू 9 × 10⁹। 6.4 को डिवाइड किया 9 से 0.711 10⁻³ जिसको हम माइक्रोफैरेड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये डेटा है, याद रहे तो अच्छा है। अर्थ की कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर मानने पर 711 माइक्रोफैरेड। और अगर सीजीएस में पता करता हूं तो सीधे रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। 6.4 × 10⁸ सेंटीमीटर में मैंने वैल्यू रखी है, तो यूनिट यहां पे आएगी स्ट्रेट फैरेड, बिकॉज इन सीजीएस C = अब इससे तुम क्या इंटरप्रेट करते हो? मान लो कैलकुलेशन कर ली तुमने, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अर्थ इतनी बड़ी होने के बावजूद उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। अगर इसको कंपेयर करें, जो एक ऑर्डिनरी कैपेसिटर होता है छोटा सा, कितना छोटा, स्पैन के ढक्कन के बराबर, इस साइज का कैपेसिटर जो कि हम रेक्टिफायर वगैरह में लगाते हैं, एडप्टर में लगाते हैं, फिल्टर कहते हैं इसका काम होता है फिल्ट्रेशन। जो डीसी मिलती है रेक्टिफायर से, जैसे टेलीफोन चलाना है तुम्हें 9 वोल्ट का एडाप्टर लगाओगे इसमें, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होगा। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 माइक्रोफैरेड। इतना सा कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी 1000 माइक्रोफैरेड। इतनी बड़ी अर्थ, उसकी कैपेसिटी खाली 711 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज द डिफरेंस? ये कैपेसिटर है, वो कंडक्टर। इसका मतलब कंडक्टर की कैपेसिटी कम है, कैपेसिटर बन जाए तो ज्यादा होगी। तो वास्तव में कैपेसिटर बनाया क्यों, वो हमें यहां से समझ में आया। कुल मिला के हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कैपेसिटी बढ़ाएं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको इस तरह से समझो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आमतौर पर जिस कैपेसिटी की वैल्यू हमको चाहिए होती है, वो कैपेसिटी होती है 1 माइक्रोफैरेड। यानी कोई रेडियो में बना रहा हूं, या कोई टेलीफोन बना रहा हूं, कोई टीवी बना रहा हूं, मोबाइल फोन बना रहा हूं, तो उसमें मुझे 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी वाला डिवाइस चाहिए। ऐसा डिवाइस चाहिए जिसकी कैपेसिटी हो 1 माइक्रोफैरेड। अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर यूज करूं टू अटेन दिस कैपेसिटी, तो कैलकुलेट करो फिर से क्वेश्चन कि उसका साइज क्या होगा। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड रेडियस ऑफ a spherical conductor having ordinarily required capacity 1 microfarad, having ordinarily required capacity 1 microfarad, ordinarily required capacity 1 microfarad। इसका साइज निकालो।
क्लियर है? क्या साइज हुआ? किलोमीटर का के छोटा होता है, स्मॉल के होता है कि कैपिटल के होता है? भाई सभी को ध्यान होना चाहिए, प्रीफिक्स स्मॉल 9 किलोमीटर। अब मान लो इतना बड़ा कंडक्टर मैंने यूज किया, और एक नहीं ऐसे कई कंडक्टर यूज करने पड़ते, खाली एक कैपेसिटर से काम नहीं चलता। मतलब ऐसा एक डिवाइस नहीं चाहिए, ऐसे एक रेडियो के अंदर कम से कम भी तो 20-25 डिवाइस चाहिए। तो वो जो रेडियो में बनाऊंगा उसका साइज क्या होगा, जिसमें 9 किलोमीटर साइज का स्फीयर लगा हुआ है मेटल का। मान लो किसी तरह से इतना बड़ा मेटल का स्फीयर बना लिया, तो उस रेडियो को रखेंगे कहाँ? किसका घर इतना बड़ा है? अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नहीं है, व्हाइट हाउस में नहीं रख सकते उस रेडियो 9 किलोमीटर। तो जरूरत किस बात की है कि हम कैपेसिटी बढ़ाएं, कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाएं। कैपेसिटी बढ़ाने में तो माहिर है, कहां पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। और एग्जांपल थोड़ी सी नजर डालो, कैपेसिटी किस तरह से बढ़ती। कभी किसी ने गेहूं पिसाने गए हो, आटा पिसाने नहीं बोलेंगे, क्या बोले? गेहूं पिसाने। गेहूं पिसेगा और आटा बनेगा। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं, अनुभव नहीं है, और वो पीपे को पूरा ऊपर तक भर के ले गया गेहूं से, तो जब उसका आटा बनता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अब वो आटा जो है वापस उस पीपे में नहीं आएगा, वॉल्यूम बढ़ गया। तो पीपा जब गया था तब तो सही शेप में था, यानी इसमें कोई बल्जिंग इफेक्ट नहीं था, फ्रिंजिंग नहीं थी। लिंक कर दिया हमने, फ्रिंजिंग तुम्हें याद हो जाए जिससे। अब क्या करेगा वो जो चक्की वाला है, वो कैपेसिटी बढ़ाने में माहिर है। अगर वो तुम्हारे पीपे की कैपेसिटी ना बढ़ाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? अलग से एक थैली में आटा भर के तुम्हें देना पड़ेगा, उसकी एक थैली खर्च हो जाएगी, और थैली तो वैसे भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा जब भी बाजार जाओ थैला लेके जाओ। मैं तो हमेशा एक लटकाने वाला झोला लेकर जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब वो उसने एक डंडा रखा हुआ है अपने पास, अगर तुमने कभी गौर किया, ऑब्जर्व किया, वो डंडे से उसको जगह बनाता है, उसमें ठूसता है आटे को। तो जब पीपा तुम वापस घर पे लेके आते हो, उसमें आटा आ तो जाता है, पर अभी पीपा चारों तरफ से फूला हुआ होता है। तो कैपेसिटी बढ़ा ली। एक बस अरेंज की हमने, बारात लेके जानी थी। पहले तय था कि भाई 40 लोग जाएंगे, तो ओके 40 सीटर बस की। बाद में 10 लोग और बोले हम भी जाएंगे, चलो ठीक है, 2 की सीट पर 3 लोग बैठे, कैपेसिटी बढ़ गई। चलते चलते और आगे 15 लोग बोलते हमको भी जाना है। ठीक है, कुछ लोग खड़े होकर जाने को तैयार है, बाकी लोग छत पर बैठकर जाएंगे, किसी को छत पर बैठकर जाना है। तो वो जो बस है जिसकी कैपेसिटी 40 थी, 40% उसकी कैपेसिटी बढ़कर 60-70 इवन रिक्वायरमेंट के टाइम पर 100 तक भी पहुंच जाती है। जब कोई परीक्षा होती, तुम देखते हो सारी बसें जो है ओवरलोडेड, ओवरक्राउडेड चलती, कैपेसिटी बढ़ गई। तो यहां पर भी हमको करना क्या है? कैपेसिटी बढ़ानी है किसी कंडक्टर की, ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर पाए। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तब हम उसको कंट्रोल करेंगे। बढ़ाने के लिए कोई युक्ति लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़। तो लिखोगे फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर वर्ड को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो फैक्टर अलग होंगे। कंडक्टर की कैपेसिटी जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो अलग होंगे। कंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम कैपेसिटर, वो भी समझ में आएगा तुम्हें कैसे। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, डैश लगा दो। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो मैंने गौर किया, बाकी जो टीचर अक्षर लिख रहे हैं वो इतने छोटे हैं हमारे, तुमको दिख जाते हैं क्या? केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी?
देखो एक प्रॉब्लम आएगी, मैं कहूंगा तो वो शायद ना माने, पर तुम कहोगे तो इम्पैक्ट जाएगा। तुम अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को बोलो कि सर अक्षर थोड़े से पढ़े लिखो, उसका फायदा तुमको होगा। क्या फायदा होगा? अभी वो रिकॉर्डिंग्स बेकार है, तो मेरी तो सारे अक्षर दिखते हैं, बहुत बड़े अक्षर लिखे हुए, वो सब स्क्रीन पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे। और बाकी जो टीचर लिख रहे हैं वो अक्षर इतने छोटे हैं, इसमें से रिकॉर्डिंग कर ली प्रोसेसिंग की, केमिस्ट्री, मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट्स, तो तुम रिक्वेस्ट करो टीचर से कि थोड़े बड़े अक्षर चालाकी से, क्योंकि कोई भी अपनी रिकॉर्डिंग मार्केट में नहीं जाने देना चाहता। रीजन, क्लास में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हिम्मत वाला काम है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और वो अवेलेबल है तो फिर बच्चा मेरी क्लास में क्यों आएगा? बच्चा मेरी क्लास में नहीं आएगा तो क्लास में भीड़ नहीं दिखेगी, और क्लास में भीड़ नहीं दिखेगी तो सीधा किससे लिंक हो गया? तो अब चालाकी से काम लेना होगा तुमको। तो तुम उनको बोलो, जो भी बहुत छोटे अक्षर लिख रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि हम इसमें जरूरत पड़ने पर, जब तुम बैकअप सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और तुम वो रिकॉर्डिंग देखकर काम चलाने वाले हो, तो अक्षर थोड़े बड़े होने चाहिए। तो यहाँ देखो फॉर्मूले में कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक फॉर्मूला तो R बाई के ये फॉर्मेट का है, एक दूसरा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स R। तो अब सोच के बताओ, पहला फैक्टर ओके, मीडियम रेडियस। तो मैं पहला फैक्टर रेडियस ले लेता हूं, C प्रोपोर्शनल R, और सपोर्टिंग में लैंग्वेज में एक लाइन लिख देते हैं। लिखना है साथ में, लिखना, इंतजार नहीं करना। लार्जर द साइज ऑफ द कंडक्टर मोर विल बी इट्स कैपेसिटी। कंडक्टर जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये तो हम ऐसे भी जानते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। पर हम साइज बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं क्या? बड़ा पीपा लेके जाएंगे? नहीं, हम उसी साइज में कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। साइज बढ़ाकर बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ये एक फैक्टर है, साइज बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक आदमी अपने घर के बाहर लॉन में लकड़ी की टेबल पर मेटल की एक प्लेट रखता है जिसका साइज है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर साइज की प्लेट रखता है। रात भर में जो हवा चली, एयर फ्रिक्शन के कारण वो प्लेट चार्ज हो गई। अगले दिन वो आकर सुबह सुबह उस प्लेट को छूता है। छूने से क्या होगा? जो उस पे चार्ज है प्लेट पे, वो उसकी बॉडी के थ्रू, वो जमीन पे नंगे पैर खड़े, उसकी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाएगा, शॉक लगेगा, तो उसको सर्टेन अमाउंट का शॉक लगा। अगले दिन अगर वो उससे दुगनी बड़ी मेटल की प्लेट वहां रखता है, डबल साइज, पहले 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया था, या 1 मीटर स्क्वायर एरिया था उस प्लेट का, आपकी बार 2 मीटर स्क्वायर। रात भर हवा चली, फ्रिक्शन से प्लेट चार्ज हो गया, वो आके छू रहा है अगले दिन, तो उतना ही शॉक लगेगा, ज्यादा शॉक लगेगा, कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि बड़ी प्लेट, ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब जब ज्यादा चार्ज सेम टाइम में अर्थ में जाने की कोशिश करेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, शॉक विल बी ग्रेटर। लार्जर द साइज ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी इट्स कैपेसिटी। सेकेंड फैक्टर, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं, पानी में रख देते हैं उस मेटल के स्फीयर, तो एप्सिलॉन 0 की जगह आएगा एप्सिलॉन m, और एप्सिलॉन m हमें पता नहीं होता, तो एप्सिलॉन m को हम ब्रेक करके लिखते हैं एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ जाएगा? K। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? K टाइम्स। अभी तक क्या हो रहा था? फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सब हो रहे थे 1/K टाइम्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि न्यूमरेटर में आ रही क्वांटिटी K टाइम्स हो जाएगी।
तो दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो, फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट capital K, for a medium of dielectric constant capital K, comma, capacity becomes K times, capacity becomes K times, कौन सा K बनाया है चेक कर लो, बड़ा K होना चाहिए, किसी ने छोटा K बना दिया तो गलत है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बड़ा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, that is C dash equal to K times C। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, जैसे तुम पेज के हेडर या फुटर पे लिख सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? तुम जानते हो K की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो अगर तुम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करोगे तो कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है, घट नहीं सकती। फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटी विल बी ग्रेटर देन दैट इन एयर और वैक्यूम। फोर्स से उल्टा हो गया, फोर्स ग्रेटेस्ट था इन एयर और वैक्यूम। कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते थे तो फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल ये सब 1/k हो जाते थे, कम हो जाते थे, और कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पेज हेडर पे स्टामा करके लिखोगे, कैपेसिटी इज मिनिमम फॉर air or vacuum, capacity is minimum for air or vacuum। So stop, there is no such medium for which capacity becomes lesser than that in vacuum। Capacity becomes lesser than that in vacuum। Any other factor जो तुम यहाँ पर कोट कर सकते हो, और कोई जिस पर कैपेसिटी डिपेंड कर रही है इसी कंडक्टर, ऐसा कोई फैक्टर है? दिख तो नहीं रहा, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, पर जैसा मैंने कहा कैपेसिटी बढ़ाने में हम माहिर हैं। ढूंढो एक और फॉर्मूला था C का, Q/V। सिमुलेट करो जो एग्जांपल दिया था तुम्हें, बाल्टी वाला, पानी वाला। अमाउंट ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियल। ये दो फैक्टर और दिख रहे हैं। अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं तो कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। चार्ज बढ़ाने का मतलब क्या है, सोचकर देखो। चार्ज बढ़ाने का मतलब है 15 लीटर की बाल्टी है, 15 लीटर पानी उसमें भर चुका, मैं और पानी नल चालू रखूं तो क्या ज्यादा पानी भर जाएगा? अब तो ओवरफ्लो हो जाएगा, 15 लीटर से ज्यादा पानी इसमें नहीं आ सकता। तो चार्ज बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तुमने कल क्वेश्चन भी किया था कि वो एक कंडक्टिंग स्फीयर था, 1 मीटर इंसुलेटिंग स्ट्रैंड पर वो था, तो उसको कितना मैक्सिमम चार्ज दे पा रहे थे हम? अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस थी तो हम उसको मैक्सिमम चार्ज 33.3 नैनो कूलम एट द मोस्ट दे सकते हैं। यानी जो तुमने क्वेश्चन किया था, पता लगाया था होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। उस क्वेश्चन के आगे की स्टेप पे जाओ तो तुम ये पता करोगे कि चलो ठीक है, उतना 1 माइक्रो कूलम तो होल्ड नहीं करेगा, एट द मोस्ट कितना चार्ज होल्ड कर सकता है? तो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसमें? इतना चार्ज होल्ड कर सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मोस्ट कितना हो जाए, 3 मेगावोल्ट पर मीटर। तो अब चार्ज Q को अननोन बनाकर जब तुम कैलकुलेट करते हो KQ/R² इक्वल टू 3 मेगावोल्ट पर मीटर, तो वहां से चार्ज निकल के आता 33.3 नैनो कूलम। तो मैक्सिमम 33.3 नैनो कूलम स्टोर कर सकता है। वैसे ही बाल्टी की कैपेसिटी 15 लीटर स्टोर कर सकती है, और ज्यादा चार्ज दोगे तो क्या होगा? और तो ये बढ़ाकर कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? दूसरा फैक्टर
पोटेंशियल। इसको कम करके कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल कम करना है, क्या तरीका? तुम्हारा पोटेंशियल कम करना है, तुम्हें बनाना है आलसी, कामचोर, मक्कार। क्या करना होगा? तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों को रख दो जो कुछ भी नहीं करते, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, आलसी हैं। तो तुम भी कैसे हो जाओगे? तुम्हारे आसपास कोई कुछ नहीं कर रहा, बिना मेहनत किए, सब चाहते हैं सारे काम ऐसे हो जाए। ठीक है, शुरू में मजा आएगा, बाद में क्या होगा? बॉडी बेकार हो जाएगी, शरीर जितनी कम मेहनत इससे लेंगे उतना ही बेकार होता जाएगा। तो पोटेंशियल हम कम कर सकते हैं। वो चक्की वाले ने क्या किया था, पीपे में डंडा डालने के बाद ठूस ठूस के उसको जो आटा भरा, पीपे का साइज जब बड़ा हुआ तो लेवल नीचे गया। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी ज्यादा भरना है, तुमने एक लोहे का फ्रेम बनाया, प्लास्टिक की बाल्टी है, उस लोहे के फ्रेम को जबरदस्ती करके उसमें बाल्टी में इस तरह से फंसाया कि बाल्टी थोड़ी एक्सपांड हो गई, तो लेवल नीचे जाएगा, लेवल नीचे जाएगा और पानी आ सकता है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि अगर गिवन कंडक्टर का पोटेंशियल तुम कम करना चाहते हो तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके रख दो। नेगेटिव चार्ज अगर पास में तो पोटेंशियल घट जाता है, पॉजिटिव चार्ज है तो बढ़ जाता है। तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो तुम्हारा वर्क, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो कम हो जाए। बोलते हैं अरे क्या आईआईटी होगी तुमसे, छोड़ो। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं घर में, रिलेटिव्स, वो बोलेंगे अरे कहाँ आपने पैसा इतना खर्च किया, वो भेज दिया, आईआईटी में तो सिलेक्शन होते नहीं है, बहुत कम, कैसे करेगा बच्चा, ये आईटीआई करवा दो। तो 2 साल में ही कमाने लगेगा। ऐसे कई मतलब सजेशन देने वाले मिल जाते हैं। मेरे टाइम पर भी हमारे कई रिश्तेदारों ने बोल दिया था अरे नहीं, ये इंजीनियरिंग में बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज हमें लगने लगता है, दूसरे जो बोलते हैं तो कि हाँ हम कर पाएंगे कि नहीं कर, डाउट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेशन काम आता है। जिन बच्चों में डिटर्मिनेशन होता है वो निकल जाते हैं, यानी अंदर से आवाज आती नहीं मुझे तो यही करना है और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर डिटर्मिनेशन होता है तो फिर निकल जाते हैं। पॉजिटिव लोग हैं, सब बोले अरे बड़े आराम से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत आसान है, तो हमें लगता नहीं हम कर सकते, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो अगर इस कंडक्टर के पास मैं कोई नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लाकर रख दूंगा तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के बजाय हम यूं कहें अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर, क्योंकि एक्चुअल में हमको अपोजिट चार्ज वाला कंडक्टर चाहिए। मान लो गिवन कंडक्टर में खुद पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लाकर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसके पास पॉजिटिवली चार्ज लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर लाकर रखते हैं। तो अर्थ का रोल क्या है, अगर इंडक्शन वाला पार्ट जिसने लेक्चर अटेंड किया है, तो इंडक्शन जब हो रहा था तो क्या होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट, स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंस समझाता हूं। इफ वी प्लेस an earth connected conductor, if we place an earth connected conductor nearby the given conductor, comma, then its capacity increases considerably, then its capacity increases considerably, पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी, considerably, as shown करके डैश लगा दो, डायग्राम बनाकर हम दिखाएंगे कैसे। Suppose this is given conductor, metal की plate mounted on insulating stent, it has some charge, इस पे कुछ चार्ज है, suppose 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज है Q, बाल्टी में कुछ पानी है, उसकी वजह से वो पानी का जो लेवल है, पोटेंशियल है
V, बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो है C, इस कंडक्टर की कैपेसिटी C। फिगर ए। अब मैंने इस गिवन कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर लाकर रखा, अभी अर्थ से कनेक्ट नहीं किया, स्टेज बी, एक और कंडक्टर लाकर रखा, क्या होगा? ये पॉजिटिव इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कंडक्टर इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो वो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो चार्ज यहाँ दिखने की बजाय ये वाला पॉजिटिव कहाँ दिखेगा? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चले गए वहां दिखेगा। थोड़ा सा समझना है तुमको बस कि ये बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले, नाउ इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज बायस्ड, एक कोने में आ गया। तो वास्तव में हम जानते हैं पॉजिटिव ना तो कहीं आता ना कहीं जाता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, एटम्स थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब भी आता है जाता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए दिखाया मैंने कि इस पॉजिटिव ने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ गए, तो यहाँ बचा पॉजिटिव, उन इलेक्ट्रॉन्स ने जाकर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये यहाँ पर दिखाई देना बंद हो गया। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? अच्छा, ये नेगेटिव कहीं बाहर से तो आया नहीं, जहां से निकल के आया वहां पॉजिटिव बचे। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि चार्ज तो अभी भी Q है इस पे, पोटेंशियल की बात करें, ये नेगेटिव इस पर नेगेटिव में पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ये पॉजिटिव इस पर पॉजिटिव में पोटेंशियल क्रिएट करेगा। नेगेटिव पास में है, पॉजिटिव दूर है, जो पास में उसका असर ज्यादा होगा, जो दूर है उसका असर कंपैरेटिवली कम होगा। KQ/R पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो नेगेटिव में पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव में पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, एरो डाउनवर्ड्स। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी उस फॉर्मूले से इंक्रीज हो गई। पर अभी हम संतुष्ट नहीं है, हम और बढ़ाना चाहते हैं कैपेसिटी। तो अब क्या किया? अर्थ से कनेक्ट कर देते। अभी तक अर्थ से कनेक्ट नहीं किया था, लैंग्वेज में लिखा अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर। फिगर सी बनाना है साथ साथ में ना, इंतजार मत किया करो, कंटिन्यूअस बनाते जाओ, लिखते जाओ, पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तुम्हारे पास जरा सा भी टाइम नहीं है सोचने का। Because this negative charge is nearer, so it will create negative potential which is greater than the positive potential created by this positive charge. Distance ज्यादा होने की वजह से, तो net potential decrease होगी। जैसे मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, ये सिंबल है अर्थ का। अब सिचुएशन क्या है? ये पॉजिटिव यहां पर है, ये नेगेटिव यहां पर है, पर वो जो पॉजिटिव था, एक कंसेप्ट होता है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। जो चार्ज जाने के लिए फ्री है, फ्री, जो बाउंड है, जैसे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन में बाउंड है, बंधा हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये पॉजिटिव जाने के लिए फ्री है, तो हम कहने को ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव अर्थ में चले गया। एक्चुअल में हुआ क्या, वो हमको पता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उन्होंने उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो चार्ज तो अब भी Q है, पर पोटेंशियल तुम देखो, इस पॉजिटिव का जो थोड़ा सपोर्ट था खत्म, तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नेट नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। कुल मिलाकर हम कहेंगे पोटेंशियल डिक्रीजेस कंसिडरेबली, काफी डिक्रीज हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल काफी डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी काफी इंक्रीज हो गई। कैपेसिटी गेट इंक्रीज सफिशिएंटली। इसका मतलब अगर हम एक अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर गिवन कंडक्टर के पास लाकर रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी कंसिडरेबली बढ़ जाती है। अब हम संतुष्ट हैं, कैपेसिटी काफी बढ़ गई। पर देखो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या बना डाला? दिस इज अ सिस्टम अरेंजमेंट in which there are two conductors placed nearby
which are oppositely charged, इसी को तो कैपेसिटर कहते हैं। तो कंडक्टर से कैपेसिटर तक के पहुंचने की कहानी ये है, हम कंडक्टर से कैपेसिटर तक कैसे पहुंचे। शुरू में तो कंडक्टर ही यूज किया चार्ज स्टोर करने के लिए, पर देखा हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते हम पहुंच गए कंडक्टर से कैपेसिटर पर। ये डिवाइस इसी को कहते हैं कैपेसिटर। Oppositely charged conductors placed nearby can store large amount of charge. चार्ज तो स्टोर करेगा कंडक्टिंग सरफेस पर, और इसके बीच के मीडियम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। कैसे समझेंगे आप? So these are three factors using which we can control capacity of a conductor. यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछ लो, फिर आगे चलो। अभी मैंने बात की एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर। तो वो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा कोई कंडक्टर, वो पता करेंगे बाद में। कैपेसिटर के लिए भी पता करेंगे। ये कैपेसिटर बन चुका है और अभी वापस हम कंडक्टर पे आ रहे हैं, क्योंकि हमको ये भी दिखाना है कि कैपेसिटर एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकता है, कंडक्टर कम कर सकता है। कंडक्टर कम चार्ज स्टोर कर सकता है, ये हम देख चुके हैं, और कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ये प्रूव हो चुका है। एनर्जी की बात करते हैं। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई नई चीज नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारे पास जो मोबाइल में बैटरी है वो क्या स्टोर कर रही है अपने पास? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया उसने, स्टैटिक फॉर्म में। अब वो जरूरत पड़े पर उसको कन्वर्ट कर देती इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, फिर रिचार्ज करते हो वापस इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Expression for electrostatic potential energy stored by conductor इस आर्टिकल को समझने के लिए छोटा सा डेरिवेशन है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिक्स नहीं। इसको समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। रेफरेंस साइट मैंने खींची है, रेफरेंस साइट में तुम्हें कोई डेटा नोट करना है। मैं तुमसे तीन सवाल पूछ रहा हूं, उन 3 सवालों का तुम्हें जवाब देना, और ये एक तरह से टेस्टिंग है तुम्हारी कि 11th में तुमने जो सीखा है तुम्हारे कंसेप्ट्स कंपटीशन के लायक हैं नहीं है। तो अगर तुम लैग कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा और होशियारी से काम लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तुम ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई ट्विस्ट है और तुम सोचो कोई विशेष बात है। जो साधारण सा जवाब है वही जवाब है, तो वो जवाब तुमको देना है। ये एक पानी की टंकी, टैंक ऑफ वाटर, इसमें पानी भरा है। एंड मास ऑफ दैट वाटर, टोटल मास कैपिटल M, हाइट इज h। जैसे हम डैम बनाकर पानी स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हैं पानी की, फिर उसको गिराते हैं टरबाइन पर, वाटर मिल पर, हाइडल पावर प्लांट में, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वाटर में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसको यहाँ पे वाल्व लगाकर छोड़ा जाए तो ये कुछ वर्क करेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पानी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपली तुम्हें अभी कुछ नहीं बोलना, बस उसका एक्सप्रेशन तुम वहां पे लिखो इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा। रेफरेंस में डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाकर जो भी तुम्हें लगता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो एक्सप्रेशन वहां लिख दो। पड़ोसी की कॉपी मत देखो, अपना अपना इवोल्यूशन खुद करो। ये तुम्हारा आकलन है। पड़ोसी की कॉपी देखोगे तो फिर तुम्हारा सेल्फ इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस, तुम्हारे घर में काम चल रहा है, कारीगर ने दीवार बनाई, मैसनर उसने
ईंट से ये दीवार बनाई। ईंट जब भी लगाई जाती है दीवार बनाने के लिए, ये पैटर्न होता है। ये खाली ड्राइंग में नहीं होता, एक्चुअल पैटर्न में ही होता है। एक ईंट के ठीक ऊपर दूसरी ईंट नहीं लगाई जाती। रीजन इज क्वाइट सिंपल, अगर ये सारे जॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे दीवार बहुत ही कमजोर होगी, लात मार के तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि सारे जॉइंट एक ही जगह आ। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है दीवार को मजबूती देने के लिए। Height of the wall is h and total mass of the bricks m। अब बारी आई उसको पेमेंट करने की, उसको पैसा देना है उसने जो काम किया। तो कितना काम किया, वर्क से वर्क कैलकुलेट करोगे उसके हिसाब से उसका पेमेंट बनेगा। तो इस दीवार को बनाने में उसने कितना वर्क किया, वो इस दीवार की पोटेंशियल एनर्जी। यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर दैट हियर। कितना वर्क उसने किया and how much is the potential energy of this wall। and the last one is, this is tower of height h, मीनार, ऊंची बिल्डिंग। इसके टॉप पर एक पत्थर रखा है, स्टोन ऑफ मास कैपिटल M। इस पत्थर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली राइट डाउन 3 एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। लिख लिया सबने? ओके, कुछ नहीं बताना, सिर्फ चेक करो। आत्मावलोकन, खुद का स्टेटस खुद को पता होना चाहिए, दूसरे को पता होने से क्या होगा। खुद को पता होगा तब करेक्टिव एक्शन, उसको एक्सेप्ट करो। पहले स्टेटस पता करो और फिर उसको एक्सेप्ट करो। हाँ मुझे आता है तो खुश हो जाओ, नहीं आता है तो करेक्टिव एक्शन लो। The correct answers the reason is quite simple। Here mass is distributed, सारा का सारा मास हाइट h पर नहीं। Here mass is distributed, सारा का सारा मास हाइट h पर नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में either apply concept of center of mass, center of mass होगा हाइट h/2 पर h/2 पर, या फिर एवरेज हाइट लो, एवरेज हाइट इज h/2। सारी की सारी ईंटें हाइट h पर नहीं है कि तुम लिख दो mgh। एंड हियर मास इज कंसंट्रेटेड। जैसे तुम लास्ट में अभी पढ़ के आओगे सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सिंपल पेंडुलम में मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉब, और फिजिकल पेंडुलम तो कैसा भी हो सकता है। बैडमिंटन का रैकेट तुमने कील पे लटका दिया, वो क्या है, फिजिकल पेंडुलम। कुकर की प्रेशर कुकर की रिंग लटका दी, वो क्या है, फिजिकल पेंडुलम है। मास कंसंट्रेटेड नहीं, तो यहां पर मास कंसंट्रेटेड mgh। ऐसा क्यों है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बाकी खुद का इवैल्यूएशन खुद करना है कि तुम कहां स्टैंड करते हो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जो तुमने हेडिंग लगाया। एक बाल्टी को हम भर रहे हैं, नल चला दिए, कुछ पानी लो लेवल पर है, कुछ पानी इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगा, कुछ पानी टॉप लेवल। सारा का सारा पानी हाइट h पर नहीं है, सेम लॉजिक mgh/2। तो जब मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं, जैसे जैसे चार्ज उस पर जाता जाएगा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्या सारा का सारा चार्ज मैंने v पोटेंशियल पर दिया? शुरू में उसका पोटेंशियल 0 था, बढ़ते v/2 हुआ, फिर बढ़ते v होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सारा का सारा चार्ज v पोटेंशियल पर नहीं दिया। जो मैं वर्क कर रहा हूं वो वर्क स्टोर हो रहा है उसमें इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड W = qv, चार्ज इनटू पोटेंशियल।
तो जब सारा का सारा चार्ज V पोटेंशियल पर नहीं दिया तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि शुरू में 0 पर दिया, लास्ट में V पर दिया, तो हम सारा का सारा चार्ज एवरेज पोटेंशियल 0 + V डिवाइडेड बाय 2 V/2 पर दे रहे हैं। एवरेज पोटेंशियल V/2 पर सारा चार्ज दे रहे हैं, तो एनर्जी या वर्क डन कितना हो गया? Q × V/2 हाफ Q। एक्सप्रेशन आ गया हाफ Q। लिखोगे लेट a total charge capital Q, let a total charge capital Q is given gradually, फिर से वर्ड आ गया gradually, to the conductor, gradually to the conductor, comma, so that its potential rises from zero to V, 0 to capital V, such that we can assume the whole charge, the WHOL whole charge is given at average potential V subscript AV equal to 0 plus V/2 equal to V/2, thus corresponding work done which gets stored in form of potential energy, U equal to W equal to Q into V/2 equal to half QV। ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी, जिसके दो फॉर्मेट और हो सकते हैं। तुमने पढ़ा शुरू में जब कैपेसिटेंस पढ़ना शुरू किया Q equal to CV, तो मैं क्या करूंगा? Q की जगह रख दूंगा CV, so it becomes half CV square। एक और फॉर्मेट हो सकता है, V की जगह रख सकते हैं Q/C, half Q²/C। जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं तो हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट यूज करें? तो लॉजिक सिंपल है, हमें वो फॉर्मेट यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज कांस्टेंट हो, वेरिएबल कम से कम। मान लो तुम्हारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज वेरी कर रहा है, कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे हाफ CV²। मान लो तुम्हारे पास जो अवेलेबल डेटा उसमें चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे क्लियर? तो ये एनर्जी स्टोर हमने पता चला। नेक्स्ट आर्टिकल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। Redistribution of charges, ब्रैकेट में expression for common potential, comma, new charges and loss in energy, expression for common potential, comma, new charges and loss in energy, bracket close। फिर हम सिमुलेट करेंगे। मेरे पास दो टंकियां हैं, एक 200 लीटर कैपेसिटी की, दूसरी 500 लीटर कैपेसिटी। दोनों में कुछ कुछ पानी भरा है, यानी दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर इस तरह से कि दोनों का लेवल डिफरेंट है, एक में ज्यादा एक में लेवल कम है। अब मैंने दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ दिया।
अजम्पशन ये है कि पाइप पतला है, एक पतले पाइप से जोड़ा। क्यों? अगर पाइप मोटा होगा तो कुछ पानी तो पाइप में रह जाएगा, हम नहीं चाहते पाइप में पानी रह जाए, टंकियों का पानी टंकियों में जाना चाहिए। तो वाटर ट्रांसफर होगा कब तक? जब तक कि दोनों में लेवल सेम नहीं हो जाता। तो अमाउंट ऑफ वाटर पहले से डिफरेंट हो गया, लेवल सेम हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट हो गया। और इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस हमने किया या अपने आप हुआ? अपने आप हुआ। तो सिस्टम की एनर्जी खर्च हुई, सिस्टम की एनर्जी खर्च हुई मतलब पहले एनर्जी ज्यादा रहेगी इंडिविजुअल टंकियों की टोटल एनर्जी मिलाकर, और अब जो टोटल एनर्जी होगी वो पिछली बार से कम रहेगी, क्योंकि पानी बहकर हायर लेवल टू लोअर लेवल गया, उसमें कुछ वर्क हुआ तो उस वर्क डन के बराबर की एनर्जी खर्च हो गई। तो इसमें क्या हुआ? लॉस इन एनर्जी हुआ। सिमिलरली अगर दो कंडक्टर मेरे पास हैं, अलग अलग चार्ज उनके पास है, अलग अलग कैपेसिटी है C1 C2, चार्जेस Q1 Q2, अलग अलग पोटेंशियल है उनके V1 V2, इनको मैंने पतले तार से जोड़ दिया। पतला तार क्यों? तार की भी खुद की कैपेसिटी होती है, मोटा तार लूंगा तो कुछ चार्ज तो तार ही रख लेगा, तो हम नहीं चाहते कि तार कुछ चार्ज रखे, तो पतले तार से जोड़ा। अब क्या होगा? करंट, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, क्योंकि कंडक्टर जोड़ दिए तो इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम हो गया, उसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो तुमने लिखा ब्रैकेट में एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। प्रोसेस हो रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर अब जो चार्ज होंगे फाइनल चार्ज वो पहले से डिफरेंट होंगे, तो तुमने एक्सप्रेशन में लिखा न्यू चार्ज, वो पता करिए। फिर इस प्रोसेस में क्योंकि कुछ चार्ज बहकर गया है, वर्क हुआ है तो एनर्जी का लॉस होगा, तो हमको पता करना है लॉस इन एनर्जी। क्लियर? पता कर, डायग्राम बनाओ। ये कंडक्टर 1, कैपेसिटी C1, कंडक्टर 2, कैपेसिटी C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, क्योंकि इस पर चार्ज है Q1, इसके पास है Q2। ये सिचुएशन है बिफोर कनेक्टिंग, इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद दोनों को जोड़ा, एक पतले तार से। क्या कैपेसिटी में कोई चेंज आएगा? 200 लीटर की टंकी 200 लीटर की रहेगी, 500 लीटर वाली 500 लीटर की रहेगी, इसकी कैपेसिटी C1 रहेगी, इसकी C2। चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, एंड दैट कॉमन पोटेंशियल इज V। अब जो न्यू चार्जेस, इस पे चार्ज रह गया वो है Q1 डैश, इस पर जो रह गया वो है Q2 डैश। दिस डायग्राम इज आफ्टर redistribution। डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग में ई आएगा कि एस आएगा? यहां पर इसका मतलब कई बार क्वेश्चन में तुमको बोलते हैं ऐसे, डायरेक्शन देते हैं माइंड को कि भाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और जवाब क्या होता है? रिमेन सेम। तो तुम्हें सोच के चलना है ना, माइंड को क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन दी जा रही है तो उस डायरेक्शन में जाए नहीं जाए हमें अपने कंसेप्ट से तय करना है, और जो कुछ दिख नहीं रहा क्वेश्चन में वो भी देखना है, और जो संभावना हो सकती है। डायग्राम बन गया। लैंग्वेज में वही सेट पैटर्न है हमारा पुराना वाला, SID dot dash dash, situation is as shown in figure। Here अब मैथमेटिक्स पे आते हैं सीधे। कॉमन पोटेंशियल V
पोटेंशियल होता है Q बाई C। अब यहां पर पोटेंशियल होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज तुम्हारी मर्जी है, तुम Q1 प्लस Q2 लिखो या Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखो, बिकॉज चार्ज रिमेन कंजर्व। मैंने लिखा Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। एक फॉर्मेट तो ये फॉर्मूले का। दूसरा फॉर्मेट, मान लो क्वेश्चन में तुमको चार्ज नहीं दिया हुआ, उसकी जगह कैपेसिटी और पोटेंशियल दिया हुआ है, तो Q को C भी लिख सकते हैं। तो Q1 इज C1 V1, Q2 इज C2 V2 upon C1 plus C2, and this is more popular format of formula. गामा मिक्सचर निकाला था 11 में। So there are similar formats. ऐसे इस फॉर्मेट के कई और फॉर्मूले तुमको मिल जाएंगे। रिड्यूस मास याद है, भूल गए? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलर फॉर्मेट के फॉर्मूले मिल जाएंगे, उनको सबको लिंक कर दोगे तो याद रहेंगे सब। कॉमन पोटेंशियल मिल गया, इसको हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज करेंगे। वी नो दैट कॉमन पोटेंशियल इज दिस, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। न्यू चार्जेस, न्यू चार्जेस की बात करते हैं तो Q1 डैश कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V है, C1 टाइम्स V, जहां पर V की वैल्यू भी है, सिंपल। एंड Q2 डैश C2 टाइम्स V, जहां पर V की वैल्यू भी है। न्यू चार्जेस पता कर ले। नाउ लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी पता करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह रहा हूं लॉस, तो मुझे ये तो पता है कम से कम कि पहले एनर्जी ज्यादा है और बाद में कम है, तो मुझे इनिशियल में से फाइनल सेपरेट करना है। अदरवाइज हम हमेशा क्या करते थे, डेल्टा यू लिखते थे, यूएफ माइनस यूआई करते थे। अब यहाँ ऑलरेडी पहले कह रहे हैं, हम नाम से कह रहे हैं लॉस, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, यूआई माइनस यूएफ करेंगे। तो तुम्हें ये तय करना है, एनर्जी के फॉर्मूले के मैंने 3 फॉर्मेट तुमको बताया, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाय C। Which format you want to use here? C कांस्टेंट है, C में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूले में हम चाहेंगे C तो आए, ठीक है। और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन तुम देख रहे हो V कॉमन है, तो हम प्रेफर करेंगे हाफ CV स्क्वायर, Q तो चेंज हो रहा है। लॉस इन एनर्जी में तुम लिख सकते हो, अभी मैं तुम्हें नाश्ता करवाने वाला हूं। लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू, यूएफ माइनस यूआई नहीं लिखते हुए हम लिखेंगे यूआई माइनस यूएफ, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी है, हाफ इज कॉमन C1 प्लस C2, क्योंकि मैंने V स्क्वायर को भी ले लिया कॉमन, इसकी है हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V स्क्वायर। तो हाफ इज थ्रू आउट कॉमन, रिमेनिंग V की वैल्यू भी डालनी होगी हमको, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 टाइम्स V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। थ्रू आउट एलसीएम, एक पावर तो कट गई C1 प्लस C2 की, एक पावर कैंसिल, एलसीएम इज C1 प्लस C2, रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी
ठीक है, क्या आएंगी उनको सॉल्व करना है। बीच की सारी स्टेप्स तो नाश्ता कर लो, है ना, बीच की सारी स्टेप्स खा लो। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही करना है तुमको, क्योंकि उनके कोई नंबर नहीं है, तो ये था तुम्हारा नाश्ता। तो जिनको पूरी स्टेप्स लिखनी है, बीच में 3 स्टेप्स और आएंगी। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इसको ले जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है, तुम इसको v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो दिस इज एक्सप्रेशन, डायरेक्टली हम यूज करेंगे। इसका और ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बोले तो हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 टाइम्स v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। हाँ पूछिए। लॉस इन एनर्जी, हाँ नीचे जा रहा है बैकर, वर्क हुआ, वर्क कहां से रिकवर करोगे? वापस आ सकता है क्या? वापस उस लेवल पे आ सकता है क्या? वो उधर लेवल इंक्रीज, उधर डिक्रीज कर दे तो वापस आ सकता है अपने आप क्या? तो अपने आप नहीं आ सकता, मतलब उसने उतनी एनर्जी खो दी, वापस उतनी कर सकते हो क्या? उतनी नहीं बढ़ी दूसरे वाले की जितनी खर्च होगी। सरकार ने पैसा भेजा गरीबों के लिए, बीच में जो पाइपलाइन थी उसमें जो लॉस हो गए, तो जो गरीबों तक पहुंचा वो बहुत कम पहुंचा। अगर वापस गरीबों से इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाए, ठीक है, क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर। कंडक्टर की कहानी खत्म। अब हम आ रहे हैं कैपेसिटर पर। कैपेसिटर को क्यों पढ़ें, क्यों जाने? क्वेश्चन मार्क। अगर अब मैं आर्टिकल शुरू कर रहा हूं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्यों, व्हाई? तो पहले देखिए कैपेसिटर है क्या, ये हमारे लाइफ से कैसे लिंक्ड है। लाइफ से लिंक्ड है इसलिए हमें इसके बारे में जानेंगे तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो भी समझेंगे। एडिंग कैपेसिटर, डेफिनेशन अगर बनानी है तो कैटेगरी चूज करो। कैपेसिटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स, या हम यूं कह सकते हैं डिवाइस है। ये डिवाइस क्या क्या कर सकता है? चार्ज स्टोर कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो देखो, इट इज ए डिवाइस made by placing 2 conductors nearby, made by placing 2 conductors nearby, comma, which can store a large amount of charge and energy, large amount of charge and energy, full stop। तुमसे एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, नेक्स्ट लाइन में 1 मार्क 1 एम। तुमसे पूछते हैं कैपेसिटर चार्ज कहां पर स्टोर करता है और एनर्जी कहां पर स्टोर करता है। तो अगर ये कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट होकर नियर बाय फेस पे आ जाते हैं। इसका सारा पॉजिटिव, जैसे प्लेट है, मेटल की प्लेट है, तो इधर भी चार्ज रहना चाहिए, इधर भी रहना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा चार्ज इनर सरफेस पे, इनर फेस पे आ जाता है, और इसका सारा का सारा चार्ज इधर इनर फेस। तो चार्ज कहाँ है? इनर फेस ऑफ द कंडक्टर। और एनर्जी का है बीच का जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक। एयर है तो एयर, कोई और मीडियम है तो कोई और मीडियम, तो उस मीडियम में एनर्जी स्टोर कर। लिखोगे 1 मार्क में
A capacitor stores charge on inner surface of its conducting plates. Capacitor stores charge on inner surface of its conducting plates. And energy in the dielectric medium. Energy in the dielectric medium between its conducting plates. Energy in the dielectric medium between its conducting plates. Full stop. जब भी हम कोई डिवाइस पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे डिवाइस है तुम्हारे सिलेबस में, एसी जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ट्रांजिस्टर है। तो जब भी तुम कोई डिवाइस पढ़ोगे, पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये टर्म्स बोल रहा हूँ जिससे फैमिलियर साउंड करेंगे बाद में जब पढ़ेंगे। तो डिवाइस को फुल डिटेल में पढ़ा जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन, जैसे साइक्लोट्रॉन आएगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कोई ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है तो वो, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी डिटेल है। तो कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। इंट्रोडक्शन तो लिख चुके हो, तो सीक्वेंस में अब आता है प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सब हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिखना, PLE लास्ट में। सिद्धांत, तो जो तुमने थर्ड पॉइंट लिखा था कंडक्टर के फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस में, वो वास्तव में कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। उसी पर बेस करके कैपेसिटर बनाया। तो लिखोगे इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, जैसे तुमने डेफिनेशन बनाने के लिए कॉमन लैंग्वेज बनाना सीखा, वैसे प्रिंसिपल लिखने के लिए भी कॉमन लैंग्वेज है अभी जो तुमने लिखी। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इसकी कार्य प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि। तो ये वाली जो लैंग्वेज है ये कॉमन है हर जगह। जब भी तुम किसी डिवाइस का प्रिंसिपल लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। और ये लिखने के दौरान सोचोगे कि वास्तव में ये काम कैसे करता है, और वो सोचते हुए आगे की लैंग्वेज बना लोगे। यानी इनर्शिया ब्रेकर है। जब भी तुमसे कुछ पूछा जाता है तो एक्चुअल में शुरू में इनर्शिया होता है कि हम शुरू कहां से करें। तो शुरू तो हो गया सेंटेंस। तुमसे किसी टीचर ने पूछा स्टेट प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तुम्हें अभी नहीं आता, तुमने हाथ ऊपर कर दिया, जैसे बजर राउंड होता है ना, बजर बंद बजा, तब तुम स्टार्ट तो कर सकते हो। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट दैट, और इसको बोलने के दौरान तुम सोचोगे काम कैसे करता है, और फिर आगे जोड़ दो। इसको कहेंगे होशियारी। तो तुम्हें याद आ गया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है एसी जनरेटर। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इनर्शिया ब्रेकिंग लैंग्वेज शुरू। तो कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि अगर हमने अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर को गिवन कंडक्टर के पास लाके रख दिया, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें एबिलिटी आ गई लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने की और एनर्जी को स्टोर करने की। कंटिन्यू करोगी। When we place an earth connected conductor, when we place an earth connected conductor nearby the given conductor, then capacity of this combination, capacity of this combination increases considerably. Capacity of this combination increases considerably. First up, ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब कैपेसिटर कितनी तरह के होते हैं उस पे जाने से पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा कैपेसिटर की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ ये काम आ रहे हैं। ओरली डिस्कस कर रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिकली देखना है तो फिजिक्स लैब में जाना, वॉल पे, दीवार पे, डिस्प्ले में कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, उनकी एप्लीकेशंस भी लिखी हुई है, उसको पढ़ना।
आज से करीब 5 साल पहले मैंने लिखी थी, मेरी राइटिंग है वो, तो उसको पढ़ के देखोगे तो एक एक एप्लीकेशन तुम्हें क्लियर होगी जो मैं ओरली समझा रहा हूँ। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आज जी रहे। ठीक वैसे ही जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती तो सोचो लाइफ कैसी होती। जैसे किसी दूर दराज गांव में जहां पर बिजली नहीं है, अंधेरा होते ही सारे काम खत्म करके हमें क्या करना है, फाइनली सोना है, सुबह जल्दी उठना है। रात में अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो फिर दीपक की रोशनी में पढ़ना होगा, कुछ काम करना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो दीपक की रोशनी में, पुरानी सीरियल में, पुरानी पिक्चर में अगर तुम देखो जैसे होता है। लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, पंखा करना है तो हाथ वाला पंखा है। बहुत सारे डिवाइसेस, रेडियो नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, कुछ नहीं बिना बिजली के। कैपेसिटर नहीं है तो तुम समझ लो ये पंखा नहीं चल सकता। इस पंखे में कैपेसिटर इसकी स्पीड को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, कई बार पंखा धीमा पड़ता जाता है, स्पीड कम होती जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है इतनी कम हो जाती है कि पंखुड़ियां गिल लो, इतना धीरे चलता है। फिर तुम सही करवाने के लिए उसको बोलते हो तो इलेक्ट्रिशियन आता है, वो इसके नीचे वाली जो टोपी है थोड़ा ऊपर करता है उसको, उसमें से कैपेसिटर निकालता है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है सफेद रंग का, उस पे कोई डेटा लिखा हुआ है 2.25 माइक्रोफैरेड, ये उसकी कैपेसिटी है 2.25 माइक्रोफैरेड। फिर लिखा है 440 वोल्ट, ये उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन तुम समझ चुके हो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर 440 वोल्ट से ज्यादा लगाया तो उस कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर हो जाएगा मतलब नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग हो जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो वो कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं, इसमें लगाया, दिस इज 220 वोल्ट, ये एसी वाला कैपेसिटर है। एसी वाले कैपेसिटर में पोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। डीसी वाले कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें किसी भी टर्मिनल को हम लाइव में न्यूट्रल में लगा सकते हैं। इसमें आ रहा है 220 वोल्ट, मुझे पता है, और वो सह सकता है 440, तो कोई खतरा नहीं है उसके ब्रेकडाउन होने का। इसमें लगाया, लगाने से वो चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद उसको डिस्चार्ज करके चेक करते हैं स्पार्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर प्रॉपर स्पार्क आ रहा है मतलब कैपेसिटर सही है, उसके बाद कॉइल चेक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर में गड़बड़ निकलती है, वो वीक हो जाता है, टाइम के साथ डाइलेक्ट्रिक ड्राई हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक ड्राई होने से वीक हो जाता है। मान लो तुम्हारे पास अभी वॉकमैन है, वॉकमैन आने से पहले कैसेट प्लेयर तुम्हारे पिताजी के टाइम का, उनका है एक्चुअल में, उन्होंने कहा तुमको ये लो बेटा गिफ्ट। अब ये रेडियो है बहुत पुराना, तो अब तुम जब उसको चलाओगे तो स्पीकर में आवाज आएगी रुक रुक के, कटी फटी आवाज आएगी, जैसे गला खराब हो जाता तब आवाज आती वैसे आवाज आएगी स्पीकर में। रीजन, उसके सर्किट के कैपेसिटर ड्राई हो गए, तो आवाज कैसे आएगी, रुक रुक कर आएगी। सॉल्यूशन, उसके सर्किट में सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया जाए नए कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर की एक लिमिटेड लाइफ होती है। पंखे में जब कैपेसिटर वीक हो जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, स्पीड वापस मेंटेन हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कैपेसिटर स्पीड मेंटेन कर कैसे रहा है, तो ये हम सीखेंगे EMI AC में। EMI AC चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्पीड कैसे मेंटेन करता है। पर नहीं होता तो ये पंखा नहीं चलता, कैपेसिटर नहीं होता तो घड़ी नहीं चलती, कैपेसिटर नहीं होता तो ये सिस्टम काम नहीं करता। इसमें बहुत सारे कैपेसिटर हैं। इवन इस ट्रांसमीटर का जो कि मेरी जेब में डिब्बी है, 50 पैसे का एक कैपेसिटर आता है, वो खराब हो जाए जो एंटीना के जस्ट पहले जुड़ा हुआ है तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। कैपेसिटर की कीमत 50 पैसा और वर्क पूरा सिस्टम उस पर डिपेंड कर रहा है। ट्रांसमिट करना बंद कर दे, एंटीना से कुछ ट्रांसमिशन नहीं निकलेगा। कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसको ट्यूनिंग करने में तुम यूज करते हो। जब तुम रेडियो को ट्यून करते हो डिफरेंट स्टेशंस, 92.7 मेगाहर्ट्ज, 94.3 फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ,
ये फॉर्मूला 4 अलग-अलग चैप्टर में आएगा। इसको लिंक करो, 11th क्लास में तुमने पढ़ा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक होती है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे ये बोर्ड, इसको मैंने बजाया, अभी ये वाइब्रेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, बस मैंने एक बार वाइब्रेट करके इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, अभी जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अब फोर्स फ्रीक्वेंसी, मैं उसको मजबूर कर रहा हूं सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए। तो एक फोर्स फ्रीक्वेंसी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। Whenever force frequency becomes equal to natural frequency, then transfer of energy becomes maximum between source and the object, and object starts vibrating at maximum amplitude, and this condition is called condition of resonance. तब जो इसके ऑसिलेशन होंगे तो बोलेंगे रेजोनेंट ऑसिलेशंस। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करें तो तुम फैमिली और मैंने बोला था L, C और R, ये तीन काम आएंगे। इसमें ये फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। L इज इंडक्टेंस, C इज कैपेसिटेंस। तो अगर मैं C चेंज करता हूं तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो मुझे 92.7 सुनने के 94.3 के 95 या 102 चालू हो चुका है विविध भारती। तो वो डिपेंड करेगा किस पर, C पर। तो मैं C को चेंज करके अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग कर सकता हूं। जब तुम टीवी में चैनल बदलते हो तो तुम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो, एक वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज कर रहे हो। तो अगर कैपेसिटर नहीं होता तो ये सब चेंज नहीं कर सकते। कैपेसिटर जान बचाने का काम करता है। जब किसी का हार्ट फेल हो जाता है पानी में डूबने की वजह से या किसी मानसिक आघात की वजह से, शॉक, तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक। तुमने देखा पिक्चरों में 1 2 3 बोल के दो चीज होती है, शॉक लगा, क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल है टोटली। पोर्ट्स का खुलना बंद होना सब इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल हो रहा है। तो जब हार्ट फेल हो जाता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से वापस उसको वर्किंग ऑर्डर में लाने की कोशिश की जाती है। तो वो डब्बा जहां से वो दो तार निकल रहे हैं जिससे शॉक लगा रहे हैं, वो डब्बा है कैपेसिटर बैंक। बड़े बड़े कैपेसिटर चार्ज स्टेट में मौजूद है उसमें। तुम बोलो डायरेक्ट बिजली से क्यों नहीं लगा देते? तो डायरेक्ट बिजली से नहीं लगा सकते, मीटर्ड शॉक देना होता है। नहीं, चार्ज नाप तोल कर देते हैं, नपा तोला चार्ज। ज्यादा हो गया तो आदमी उससे मर जाएगा अगर जिंदा बचता हो तो, और कम हो गया तो जिंदा बच सकता था वो नहीं बचेगा। तो कैपेसिटर से नपा तोला चार्ज, वो कैपेसिटर बैंक होता है, जान बचाने का काम कर रहा है। फिर मैंने तुम्हें बताया था स्पार्क प्लग। तो जो जितनी भी गाड़ियां हैं, पेट्रोल इंजन ठप पड़ जाएंगे अगर कैपेसिटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग में स्पार्किंग की टाइमिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, अगेन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्पार्किंग करवा रहा है, टाइमिंग कंट्रोल कर रहा है। तो कैपेसिटर हमारी लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जुड़ा हुआ है। स्पीकर से अलग अलग तरह के साउंड निकालने, बीट्स, झनकार बीट्स, उसके लिए भी हम कैपेसिटर का सर्किट यूज करते हैं। पहले क्या करते थे लोग, स्पीकर को मटके में लगाते थे, भगोने में लगाते थे, अलग अलग तरह की आवाज निकालने के लिए। अब वो सब जरूरत नहीं है, सिंपल स्पीकर, उससे जैसी भी आवाज, साउंड का इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, बास, ट्रबल, झनकार बीट्स, वो सब किससे आ जाएंगी, कैपेसिटर। अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर लगाने। कैपेसिटर का रोल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कैपेसिटर को फुल डिटेल में पढ़ने वाले अगले 2 लेक्चर। आज के लिए काफी, थैंक यू।